हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज किस क्लास में हमें पढ़ना है? क्लास 11th के लिए। और ये जो क्लास होने वाली है वो क्लास 11th और क्लास 9th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार की इंट्रोडक्शन क्लास है फोर्स के बारे में। तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में आपको। एक बात पहले आपको बताता हूँ, मैं भी वीडियो बना रहा था और मैंने यहां तक पढ़ाया और हमारा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए भाई अब मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं इसको यहीं पे समझा देता हूं। मैं बस चेक करने गया यहाँ पे कि ये मैंने नीचे लिखा था ना, तो मैंने सोचा कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और वीडियो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो वाली दुनिया में ऐसे छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो इन्हें हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुनो भाई, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास 11th होता है, इसमें हमारे पास में क्या स्टार्ट करो? यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में सबसे पहला पार्ट आपके पास, सबसे पहली चीज आपके पास क्या आएगी? मैकेनिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। अब जब मैकेनिक्स के बारे में बात आएगी तो मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है, कैसी चीजें होती हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो जो मैकेनिक्स होता है, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में? यांत्रिकी। क्या बोलते हैं? यांत्रिकी बोलते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन। तो जब हम गति के बारे में पढ़ते हैं, गति क्या है, गति कैसे होती है, गति का कारण क्या है, तो उसको बोलेंगे मैकेनिक्स। ठीक है। अब उसके बाद मैकेनिक्स हमारे पास कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो एक होता है हमारे पास स्टैटिक। क्या होता है? स्टैटिक होता है। एक होता है काइनेमेटिक्स। क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है। और तीसरा क्या होता है? डायनेमिक्स होता है। जो हमारे पास स्टैटिक होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर। क्या बोलते हैं? स्थिर। जो हमारे पास काइनेमेटिक्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गतिकी। क्या बोलते हैं? शुद्ध गतिकी। और जो डायनेमिक्स होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गति विज्ञान। क्या बोलते हैं? गति विज्ञान। अब देखो, तो शुद्ध स्थिर क्या होता है? इसका मतलब कि जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्थिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर। चलो, हमारे पास ये कॉपी है मेरी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या? फूल है कि पेड़ है? फूल पेड़ जो भी है ना, फूल का पेड़ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या? फूल का पेड़ है। अब मैं क्या बताऊं, देखो, ये जो फूल का पेड़ है, ये इसके ऊपर रुका हुआ है, इसके ऊपर रुका हुआ है। तो इसके बारे में अगर मैं पढ़ाई करूंगा कि इसमें भार क्या लग रहा है, इसमें अभिलंबोत बल क्या हो रहा है, तो इसका मतलब इसको मैं जहां पर पढ़ूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा? स्टैटिक। क्या बोलूंगा? स्टैटिक बोलूंगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर। तो देखो, स्थिर है ना ये। और दूसरी बात, यहाँ पे रुकी हुई चीजें होती हैं और समय का कोई महत्व नहीं होता। आप सोचो, अगर हमें इसके बारे में पढ़ना है तो हमें ये नहीं देखना है कि कब से रुका है, कब से नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समय कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पे आते हैं भाई, उड़ो नहीं यार। तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास क्या? काइनेमेटिक्स है। क्या है? काइनेमेटिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध गतिकी। क्या बोलते हैं? शुद्ध गतिकी बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारे पास कोई चीज ऐसे रखी है तो ये गति कर सकती है। जैसे ऐसे मान लो, जैसे मान लो ये, जिसको मैंने ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे धक्का दिया, खींचा, तो ये क्या कर रही है? गति। क्या कर रही है? गति। तो ये गति, तो इसके सिर्फ गति के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? गति के बारे में। मैंने लिखा भी है कि गति के बारे में अध्ययन करना। गति के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? शुद्ध गतिकी कहलाता है। और नीचे मैंने लिखा है गति का कारण, देखो उसके ऊपर लिखा है क्रॉस। तो इसका मतलब गति का कारण क्या है, इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ाई नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास अलग से पार्ट आएगा और उसका नाम क्या होगा? डायनेमिक होगा। क्या होगा? डायनेमिक होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट क्या आएगा? इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गति का कारण। गति का कारण पढ़ने वाले कि आखिर गति हुई क्यों, क्या रीजन है आखिर गति होने का। तो उसका रीजन कौन आएगा जवाब में? बल। कौन आएगा? बल। तो इसलिए इस चैप्टर में, इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स पढ़ने वाले, बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा? नहीं हुआ? देखो फिर से देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये हमारी कॉपी है, ठीक है, इसके ऊपर हमने ये अपना फूल का पेड़ रखा हुआ है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं? इसको मैं खींच रहा हूं। क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं। क्या कर रहा हूं? धक्का। तो जब मैंने ये ऐसे किया तो ये क्या है? गति है। ये क्या है? गति है। और ये गति क्यों हुई? क्योंकि मेरे हाथों द्वारा इसके ऊपर क्या लगा? बल। क्या लगा? बल लगा। तो इसका मतलब कि जब आप यहां पे आओगे, किसमें? डायनेमिक में, तो गति विज्ञान में पढ़ोगे और यहां पढ़ोगे गति का कारण पढ़ोगे। तो इसका एग्जाम्पल, उसका उत्तर क्या आएगा? उसका उत्तर आएगा बल। तो हम ये देखेंगे कि जो डायनेमिक होता है उसका कारण कौन होता है? बल होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसे आप स्क्रीनशॉट या लिख सकते हो।
हाँ जी बच्चों, तो आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या राइट डाउन आपने कर लिया होगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब आगे हमारा टॉपिक आ गया, हमारा चैप्टर आ गया। तो अभी तक मैं चैप्टर को आपको कनेक्ट कर रहा था पिछली चीजों से, ठीक है। तो अब हमारे पास टॉपिक आता है, चैप्टर आता है। तो हमारे पास चैप्टर का नाम क्या होने वाला है, चैप्टर हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, गति के नियम। गति के नियम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गति के नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन बोले तो गति के नियम। और कई जगहों पे इसे हम लोग चैप्टर को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि एनएलएम। क्या होता है, एनएलएम होता है। एनएलएम का मतलब क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूटन की गति के नियम। तो याद करिए क्लास 9th, जो बच्चे 9th में होंगे वो 9th को याद करें, और जो 11th में वो भी 9th को याद करें। आपने पढ़ा है न्यूटन गति के नियम, तो उन्हीं वही नियम होंगे जी, बिल्कुल वही नियम है, सेम टू सेम है, बट थोड़े से बड़े होंगे, अलग तरीके से होंगे, और भी उनमें कंसेप्ट होगा, और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सवाल होंगे। तो उनके बारे में पढ़ना है क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हमारे पास कोई चीज आएगा तो वो क्या आएगा, बल। क्या आएगा, बल। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी गति का कारण कौन है, उसकी गति का कारण कौन है, बल है। कौन है, बल है। तो यहां पे सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आएगा बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स। तो हमारे पास क्या आने वाला है, बल आने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी परिभाषाएं होती है इसकी अन्य अन्य बुकों में, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब, बट मुझे तो बहुत बिल्कुल सिंपल से याद करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि बल वह बाह्य कारक है। पूरा लिखता हूं पहले, ठीक है, आप लोग भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ साथ में। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो जो किसी वस्तु, जो किसी वस्तु की अवस्था, जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित, अवस्था को परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है तथा, या परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। ठीक है, समझना ध्यान से। जैसे कि मान लो हमारे पास ये हमारी कॉपी, फिर से वही फूल का पेड़ आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास फूल का पेड़ है, और ये हमारे पास क्या, कॉपी है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ये क्या रख दिया, अपना एक पेड़ रख दिया। अब ये क्या करता है, देखो ध्यान से, अभी ये रुका हुआ है, क्या ये रुका हुआ है, अब क्या कर रहा है, गति कर रहा है। या मान लो आप ऐसे मान सकते हो, जैसे मैंने इसको ऐसे रखा, मान लो इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे देखो अभी ये गति कर रहा है, मैंने रोक दिया, ये गति कर रहा है, मैंने रोक दिया, ये गति कर रहा है, मैंने रोक दिया। तो ये गति कर रहा था, मैंने रोक दिया, ये रुका हुआ था, मैं इसको गति करवा रहा हूं, तो इसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, इसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, और अवस्था को बदलता कौन है, बल। अवस्था को बदलता कौन है, बल। तो इसीलिए परिभाषा में लिखा गया है कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। जरूरी नहीं है कि आप बल लगाएं और परिवर्तन हो जाए। भाई मैं यहाँ पे तो छोटी सी चीज में बल लगाया, परिवर्तन, बट सोचो ये हमारा दीवार है, बोर्ड है, इसके ऊपर मैं कितना ही बल लगा दूं, क्या हमारी दीवार गिरेगी, नहीं गिरेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बल नहीं लगाया, तब भी मैंने बल लगाया। क्यों, क्योंकि बोला जाता है हमें परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, तो भी वो बल है, तो भी वो बल है। तो इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े, अब सुनिए ध्यान से। तो हमने देखा कि बल क्या होता है, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। ठीक है, अब आगे इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा बल के प्रकार। बल के प्रकार, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ
फोर्स। आखिर बल कितने प्रकार का होता है, सुनो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ध्यान सुनना। तनाव बल, घर्षण बल, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, कोहेसिव फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और ससंजक बल, असंजक बल, और क्या नाम से सूडो बल जिसको हम लोग बोलते हैं भूतिया बल अपने शब्दों में, ठीक है, क्योंकि दिखता नहीं वो। तो ऐसे बहुत सारे बल होते हैं, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पता नहीं कितने सारे बल होते हैं। तो सर क्या ये सब बल के प्रकार हैं? नहीं, ये सब बल के प्रकार नहीं है। हमें क्या किया जाता है, बल को उनके आधार पे प्रकार को बांटा गया है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक पढ़ोगे तो वहां पे आप बल को दो प्रकार से पढ़ोगे, एक अट्रैक्शन फोर्स और एक रिपल्सन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। दूसरा, अगर आप लोग मैकेनिक्स पढ़ोगे जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप दो टाइप के पढ़ोगे, एक होता है संपर्क बल, असंपर्क बल, एक होता है संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। और एक होता है, अगर आप पूरी दुनिया के बेस पढ़ोगे तो उसकी प्रबलता के हिसाब से, जैसे पूरी दुनिया का सबसे प्रबल बल कौन सा है, नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये चीजें होती हैं। तो बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट हम जो सीक्वेंस में पढ़ते रहते हैं, जिस पार्ट को पढ़ते हैं, हम उस पार्ट के हिसाब से बल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैकेनिक्स, क्या पढ़ रहा हूं, मैकेनिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यांत्रिकी के आधार पे, किसके आधार पे, यांत्रिकी के आधार पर। तो यांत्रिकी के आधार पर बल कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। तो पहले इनको समझेंगे बहुत धीरे से। तो सबसे पहले हमारे पास होता है स्पर्श के आधार पे, किसके आधार पे, स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर। तो स्पर्श के आधार पे बल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, संपर्क के बारे में। देखो एक तो हो गया स्पर्श के बारे में, और एक सॉरी इसके अगला क्या होता है, परिणाम के बारे में, या परिमाण के आधार पे, परिणाम के आधार पर, परिणाम के आधार पर। तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसके बेस पे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनको अगर हम छुए, टच करके लगाएं, तो वो कितने प्रकार से, दोनों कितने कितने प्रकार के होते हैं, दो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसे जल्दी से डाउन करें, फिर हमको इसको मैं लिखता हूं मिटा करके, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट लिखो भाई सभी लोग। हाँ जी बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा। चलो अब आगे आओ, देखते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्पर्श के आधार पे, किसके आधार पे, स्पर्श के आधार पे। तो स्पर्श के आधार पे हम बल को देखेंगे, किसके बारे में पढ़ने भाई साहब हम लोग, बल के बारे में, किसके बारे में, बल के बारे में। तो स्पर्श के आधार पे बल के बारे में देखेंगे कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके आधार पे, परिणाम के आधार पे, किसके आधार पे, परिणाम के आधार पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। सुनना ध्यान से। तो स्पर्श के आधार पर ही बल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, परिणाम के आधार पर बल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है, इसको हम लोग बोलते हैं संपर्क बल, क्या बोलते हैं, संपर्क बल। तो दूसरा क्या हो जाएगा, असंपर्क बल, क्या हो जाएगा, असंपर्क बल हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या आता है, इसको हम बोलेंगे यहां पे इसके हिसाब से संतुलित बल, क्या बोलते हैं, संतुलित बल। और इसको क्या बोलते हैं, असंतुलित बल, असंतुलित बल बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इसको में समझना है तो इसकी इंग्लिश भी बताता हूं आपको। इसकी इंग्लिश होती है संपर्क की, कांटेक्ट फोर्स, क्या होती है, कांटेक्ट फोर्स होती है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। संतुलित बल की इंग्लिश क्या होती है, बैलेंस्ड फोर्स, BALANCED, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और उसकी क्या होती है, असंतुलित बल, जिसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड, नॉन नहीं होता, इसकी अपोजिट क्या होता है, अनबैलेंस्ड। तो BALANCED, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में समझना है। सब कुछ दिख रहा है बढ़िया से जी, सब कुछ दिख रहा है। चलो, तो हमारे पास बल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक स्पर्श के आधार पे और एक परिणाम के आधार पे। स्पर्श के आधार पे जाओगे तो भी बल दो प्रकार के, एक का नाम होता है संपर्क बल और एक का नाम होता है असंपर्क बल। और उसके बाद परिणाम के आधार पे जाओगे तो भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है संतुलित बल और एक क्या होता है, असंतुलित बल होता है।
ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स और इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक एक को बहुत आराम समझेंगे। सुनना, बहुत आसान सा है, ठीक है, बहुत आसान सा। संपर्क बल क्या होता है कि जब दो वस्तुएं संपर्क में हो, जब दो वस्तुएं, दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा वस्तुएं भी हो सकता है, तो हम दो को मिनिमम मान के चले स्टैंडर्ड फॉर्म में कि जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। जब दो वस्तुओं के मध्य बल लगे बट वो संपर्क में ना हो, बट वो संपर्क में ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। फिर से देखो, संपर्क बल, सपोज दैट ये हमारे पास, फिर से वही बहुत हमारा हेल्प कर रहा है भाई। जैसे हमारे पास एक कॉपी है, ये हमारा फूल का पेड़ है, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे संपर्क में, अभी ये गति कर रहा है ना, तो इसके बीच में क्या लग रहा है? घर्षण। क्या लग रहा है? घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये संपर्क बल है। कौन सा बल है? संपर्क बल है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? जैसे संपर्क बल में एग्जांपल के रूप में आप क्या लिख सकते हो? घर्षण लिख सकते हो, श्यानता लिख सकते हो। श्यानता को बोलते हैं विस्कोसिटी। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे लिख देता हूं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? शांता। ये द्रवों में लगता है, पढ़ाएंगे, सेकंड बुक में होता है। और घर्षण हो गया तो घर्षण संपर्क में होता है ना। जब तक आप संपर्क में होगा घर्षण बल नहीं लगेगा। असंपर्क बल, जैसे कि मैं यहाँ पे हूं और आप वहां पे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं तो आपसे जुड़े हुए हो ना, तो ये एक प्रकार का असंपर्क बल ही तो है, बट हम ऐसे तो बात नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जगह पे हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे कि विद्युत बल, वैद्युत बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया। देखो, चुंबक को आप चिपकाओ नहीं, ऐसे से रखो, छुआओ मत, तब भी वो कार्य करते हैं। उसको क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या एग्जाम्पल के रूप में? जैसे कि विद्युत बल हो गया, जैसे कि चुंबकीय बल हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी है बट ये ज्यादा। संतुलित बल क्या होता है कि जब दो, अब सुनना ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे एक वस्तु को मैंने लिया ऐसे, इस वस्तु का मान कितना? m है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे एक भाई साहब है, ये क्या लगा रहे हैं? बल। क्या लगा रहे हैं? बल। तो ये इस दिशा में बल लगा रहे हैं। बल कितना लगा रहे हैं? 5 न्यूटन। कितना लगाया? 5 न्यूटन। और यहाँ पर भी एक भाई साहब है, इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, यहाँ पे कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। अच्छा, इधर आ जाओ, यहाँ पर भी हमारे पास एक क्या रखी है? वस्तु। मान लो वही वस्तु है, ठीक है। अब की बार क्या हो गया? एक तरफ आपके बिनेसर हो गए, मेरा मतलब मैं ज्यादा ताकत वाले, ठीक है। तो इधर एक बल लगाया मैंने, कितना लगाया? 10 न्यूटन का। और मान लो उधर एक बहुत कोई कमजोर आदमी हो गया, मान लो आपके मानसर हो गए, केमिस्ट्री वाले, ठीक है, और बहुत बेचारे कमजोर हैं और उन्होंने कितना बल लगाया? 5 न्यूटन का। तो इसी के बेस पे आप समझ जाओगे। देखो, जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं ना, तो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब किसी वस्तु पर दो या दो से ज्यादा बल कार्य कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी क्या आ जाए? शून्य आ जाए। क्या आ जाए? शून्य आ जाए। तो इस प्रकार के बल को हम लोग बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। उसके बाद आता असंतुलित बल। तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उनका जो परिणामी है, वो क्या हो? वो शून्य ना हो, वो शून्य ना हो, तो उसको ऐसे काट दो, तो ये शून्य नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित बल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उधर से मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो इसमें क्या होगा? वस्तु कहीं नहीं, वस्तु खिसक जाएगी, बट यहाँ पे वस्तु खिसकेगी नहीं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, बल क्या होता है, बल के प्रकार कितने होते हैं, इसको हमने पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बल का मात्रक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो अभी छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, बट उससे अलग अलग मात्रक भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपकी। तो आप सही बच्चे वीडियो को जरूर देखा करो, कमेंट में रिप्लाई किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट बताया करो, वीडियो आपको कैसी लगी, क्या प्रॉब्लम आई, आवाज, वीडियो समझ में आया, नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, हम उसे देखते हैं, उसका आपको रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें होने वाली हैं। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आपको डेली क्लास 11 क्लास शाम को 7:30 बजे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप 7:30 बजे, या अभी हम टाइम को आपसे बातचीत कर लेंगे, अगर आप बोलेंगे तो 8 बजे, तो इतने समय पे आपको क्लास मिलेगी। जो भी टाइम होगा फिक्स होकर मैसेज आपको
कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करना, नोट्स भी आपको बनाना है, और फिर बस इतनी जानकारी आज के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।